of my junior, my brother asked me to explain pulses paradoxes, और फिर मुझे लगा कि कितना इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। एंड हियर वी आर। नाम से क्या समझ में आता है, जैसा हम हमेशा करते हैं संधि विच्छेद, वो उसी तरीके से पढ़ेंगे। पल्सस का मतलब ऐसा लगता है कि कोई पल्स एबनॉर्मेलिटी है। पैराडॉक्सस का मतलब ऐसा होता है, व्हाट इज़ पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का मतलब होता है समथिंग अपोजिट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, लेकिन बॉस यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल उल्टी है। ना तो ये पल्स एबनॉर्मलिटी है, ना ही ये कोई अपोजिट है नॉर्मल फिजियोलॉजी का। पल्सस पैराडॉक्सस इज एबनॉर्मलिटी और लाइक समथिंग रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, एंड इट इज़ exaggeration of normal physiology. It is not paradoxical entity. So this is about pulsus paradoxus, उसके जो नाम का संधि विच्छेद है। तो भाई साहब फिर नाम क्यों रखा है इसका पल्सस पैराडॉक्सस? तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में लाइफ को डिफाइन करने वाली दो एंटिटी होती है। एक होता है पल्स, दूसरा होता है आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब ब्लड प्रेशर डिस्कवर नहीं हुआ था। तो तब डॉक्टर्स ने ये देखा कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, ओके, इट इज़ डिफाइनिंग द लाइफ। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वॉल्यूम ऑफ पल्स डिक्रीजेज। सो ये उनको बहुत पैराडॉक्सिकल लगा कि इंस्पिरेशन कर रहे हो और वॉल्यूम ऑफ पल्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसे उन्होंने नाम दिया पल्सस पैराडॉक्सस। ओके, तो ये टर्म की ओरिजिन की बात हो गई। अगर अब हम बात करें डेफिनेशन पार्ट की, व्हाट इज़ एक्चुअली पल्सस पैराडॉक्सस इज़, तो इट इज़ फॉल इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय मोर दैन 10 mmHg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। दिस इज पल्सस पैराडॉक्सस। First, we should know the physiological relationship between respiration and the systolic blood pressure. This is your superior vena cava. This one is your inferior vena cava. They are opening in the right atrium. Right atrium itself is opening in right ventricle, and right ventricle और right से जो output निकलता है, this outflow tract is your pulmonary. ठीक है, this is pulmonary artery. देन हम अब लेफ्ट साइड का ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज़ योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ योर लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस वन इज़ योर एओर्टा। ओके, नॉर्मली और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आपकी ओपन होती हैं पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके आती हैं? लंग्स से। ठीक है, सो नॉर्मली ब्लड कैसे फ्लो होता है बॉडी में? राइट एट्रियम में यहाँ पे ब्लड आया, देन वो पुश होता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी से जाता है, पल्मोनरी से लंग्स में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये एओर्टा से आपकी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, दिस नॉर्मली हैपन्स। नाउ रेस्पिरेशन के साथ क्या इफेक्ट आएगा ब्लड प्रेशर पे, वो हम देखते हैं। पहले एक बार हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर का एक कर्व बना के समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ओके। ये है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड दिस वन इज़ योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक को 120 मान लेते हैं, डायस्टोलिक लगभग 80 के आसपास मान लेते हैं। अब क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा फॉल करता है। लाइक ये अगर इंस्पिरेटरी साइकिल था तो डायस्टोलिक उतना ही है, बट सिस्टोलिक का लेवल थोड़ा सा फॉल हो गया। तो लेट इट बी लाइक ये कितने लेवल पे आ चुका है, ये आ गया है आपका 112 पे। ठीक है, सो जो 120 पे था ये ड्यूरिंग एक्सपायरेशन था आपका ब्लड प्रेशर 120, और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये ब्लड प्रेशर 112 पे आ गया है। तो दोनों में जो डिफरेंस है
एक तो पहली बात ये समझ आई कि इंस्पिरेशन पर ब्लड प्रेशर फॉल होता है, और कितना फॉल हुआ, लगभग 8 mmHg का। सो दिस इज़ नॉर्मल फिनोमिना। अब ये ऐसा क्यों होता है उसको अपन ऊपर समझेंगे, लेकिन ऐसा होता है। ओके, इंस्पिरेशन के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल करता है, और अगर ये लेस दैन 10 mmHg है तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। ठीक है, अगर 10 mmHg से ज़्यादा फॉल करता है तो उसे फिर हम पल्सस पैराडॉक्सिस कहते हैं। वापस हम ऊपर की आते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आप इंस्पायर करते हैं तो लंग्स एक्सपांड होते हैं, लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं, लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ये नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर के दो काम होते हैं। पहला, ये ऊपर से आपका एयरवेज में से ऑक्सीजन को सक करता है। दूसरा, दिस नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर ऑल्सो सक मोर एंड मोर ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल में नेगेटिव सक्शन क्रिएट होता है, जो पल्मोनरी से ब्लड को सक कर रहा है, और उसी को कंपनसेट करने के लिए राइट एट्रिया से ब्लड ज़्यादा लिया जाता है। राइट एट्रिया कंपनसेट करने के लिए एसवीसी और आईवीसी में से ज़्यादा ब्लड लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा ब्लड जो है, अब ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये थोड़ा सा आपका वैसे तो सेंटर में होता है, लेकिन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ज़्यादा ब्लड होने से, राइट साइड, राइट हार्ट में ज़्यादा ब्लड होने से स्लाइटली लेफ्ट साइड में डेविएट हो सकता है। दिस कॉजेज डिक्रीज इन द ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑब्वियसली अब कम स्पेस है, अगर कम स्पेस है तो यहाँ पे ब्लड भी कम आएगा लेफ्ट एट्रिया से, और दिस लेस ब्लड, ओके, लेस ब्लड वॉल्यूम। और फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम कम है तो स्ट्रेचिंग कम होगी, और जितना कम स्ट्रेचिंग होगी कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम उतना कम होगा, देयरफॉर कार्डियक आउटपुट कम होगा, और फाइनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम होगा। सो दिस इज़ वन फिनोमिना, और वी कैन से दिस इज़ द one way by which we can explain fall in systolic blood pressure during the inspiratory phase. मैकेनिज़्म नंबर 2 जिसके बेसिस पे हम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो फॉल इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ये है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हाट हैपन्स, ये इंस्पिरेशन हो रहा है, लंग्स एक्सपांड कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज देयर इज़ अ नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर। दिस नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर दिस हेल्प्स इन इंस्पिरेशन। ओके, ऑक्सीजन नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ आती है। लंग अगर एक्सपांड हो रहे हैं तो हमें एक चीज़ समझना होगी कि जो नॉर्मली ब्रोंकस इस तरीके से होता है, अगर कोई पल्मोनरी वेन है तो वो कुछ इस तरीके से होगी, और पल्मोनरी आर्टरी है तो वो कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन जब इंस्पिरेशन होता है तो इस नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से जो ब्रोंकस है और जो पूरा लंग का आर्किटेक्चर है वो खुद डायलेट होता है। आर्टरी जो पल्मोनरी वेंस हैं वो भी, वीनस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा डायलेट होगा, और जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं वो सिस्टम भी वेस्कुलेचर सिस्टम पूरा डायलेट होगा। उसकी वजह से वीनस पुलिंग होती है। ठीक है, एंड दिस वीनस पुलिंग इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कि जो यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आना चाहिए था, ठीक है, रेड कलर का ड्रॉ करेंगे क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो लेफ़्ट एट्रिया में जो ब्लड आना चाहिए था ड्यूरिंग इंस्पिरेशन उतना ब्लड नहीं आ पाता, वो सारा की सारा ब्लड पूल हो जाता है आपके लंग के वेस्कुलेचर में, जो कि नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो चुका है। दिस वीनस पुलिंग अगेन डिक्रीजेज द ब्लड इन द लेफ्ट एट्रिया, एंड देयरफॉर इन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑल्सो देयर इज लेस ब्लड, okay, as compared to that present in the expiratory phase. Okay, and this causes again slight bulging of the interventricular septum in the left ventricular cavity as compared to that the position present in expiratory phase. So these two factors are responsible why there is a less blood in the left ventricle, and again with the help of Frank Starling law we can say कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम कम है
तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेच कम होगा, स्ट्रेच कम है तो अगेन उसमें फोर्स जनरेशन जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, एंड इवेंचुअली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी लेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एज कंपेयर टू द एक्सपिरेटरी फेज. Normally what happens actually is that this is your right atria, right ventricle, left atria and left ventricle. Around the heart there is a pericardial sac, okay, in which there is about 30 to 50 ml of the pericardial fluid. This is not so much. and यहाँ पे क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल के पास एक स्पेस होता है एक्सपांड करने के लिए. देयरफॉर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की बल्जिंग है वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती, थोड़ा सा ही वो बल्ज करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी में. एंड देयरफॉर द कॉम्प्रोमाइज़ जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी का वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है. और फाइनली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का फॉल है वो 10 mmHg से कम होगा. बट व्हाट हैपन्स इफ़ आसपास फैलने के लिए जगह ही ना हो, यानी कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है, जो पेरिकार्डियल सैक है, उसमें ब्लड फील्ड हो जाए कहीं बाहर कहीं से, ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है या कोई भी कॉज हो सकता है. सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट. तो इन केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट देयर इज़ नो स्पेस फॉर द राइट वेंट्रिकल टू एक्सपांड आउटसाइड. सो अब जितना भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है राइट वेंट्रिकल में वो सारा की सारा ट्रांसमिट कहाँ पर होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ओके. और वो उसकी वजह से जो डेविएशन है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी में वो काफ़ी ज़्यादा होता है. दैट कॉजेज सिग्निफिकेंट फॉल इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ओके, लाइक टू बी मोर देन 10 mmHg. and therefore we says that during in cardiac tamponade you can see pulsus paradoxus. इसके अलावा दूसरे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, तो इसमें लॉजिकल है कि वो सारे कॉजेज़ जो राइट वेंट्रिकल की वॉल को एक्सपांड होने से रोकेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्सपांड नहीं होने देंगे. जैसे कि रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगी. दूसरा हो सकता है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, जहाँ पे जो पेरिकार्डियम है वो खुद ही इतनी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड है कि वो राइट वेंट्रिकल को एक्सपांड नहीं होने दे रही है. तो दिस ऑल कैन कॉज द पल्सस पैराडॉक्सिस. तो कार्डियक कॉजेज में आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है. पहला कार्डियक टेम्पोनाड, दूसरा होता है आपका कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एंड द थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. सेकंड केस हम देखते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन, तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मली जो लंग है वो इतने एक्सपांड होते हैं, ठीक है, और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अगर वो रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग कर रहा है तो लंग्स ज़्यादा एक्सपांड हो रहे हैं. लंग्स अगर ज़्यादा एक्सपांड होंगे तो जो ब्लड की पूलिंग है लंग्स में वो भी ज़्यादा होगी. ज़्यादा ब्लड लंग्स में पूल होगा तो उसकी वजह से जो वीनस रिटर्न टू लेफ़्ट एट्रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, नॉर्मल फिजियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा. दिस वेरी लेस ब्लड एज़ कम्पेयर टू दी एक्सपिरेशन, ओके, एक्सपिरेटरी पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं, दैट कॉजेज लाइक दिस मच डिक्रीज इन stroke volume will further decreases the cardiac output, and so that the systolic blood pressure will again fall with more than 10 mmHg. That is, you can appreciate pulsus paradoxus in cases of deep and rapid respiration. जैसे इसके important causes क्या क्या होते हैं, these are like severe asthma. अस्थमा को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कौन कौन सा, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. तो माइल्ड मॉडरेट में नहीं, लेकिन सीवियर का डबल हैशटैग यानी पैथोग्नोमिक फीचर होता है पल्सस पैराडॉक्सिस. इसके अलावा दूसरे कॉजेज़ हो सकते हैं एक्सर्बेशन ऑफ द COPD, जहाँ पे आपको पल्सस पैराडॉक्सिस देखने के लिए मिल सकता है, और सीवियर ओबेसिटी, दिस ऑल्सो कैन कॉज
पल्सस पैराडॉक्सिस। इसके अलावा दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, लाइक हाइपॉक्सिया में है अगर पेशेंट, जैसे कोई पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का केस है, तो उस केस में आपको पल्सस पैराडॉक्सिस देखने के लिए मिल सकता है। कभी कभी कंपनसेटरीली डीप और रैपिड रेस्पिरेशन होता है। कौन कौन से कंपनसेशंस में होता है, जहाँ पे पीएच कम हो जाता है। अगर पीएच कम होता है उसका मतलब है एसिडोसिस हो रहा है, और CO2 कैसी चीज़ होती है, CO2 एसिडिक चीज़ है। कंपनसेशन में हम चाहते हैं कि CO2 को ज़्यादा ज़्यादा वॉश आउट कर दें, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है। तो दैट विल अगेन कैन कॉज प्रेजेंस ऑफ पल्सस पैराडॉक्सिस।